साथियों नमस्कार। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं का गणित और प्रश्नावली 4.1 को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये क्लास 7th की यानी कक्षा 7 की बुक है और इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 4.1 है और इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो आपको ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो आप वीडियो को एकदम आराम से पूरा देखिए, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ कर करके बताता हूँ। तो सबसे देखिए पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण क्या दे रखा है आपके पास में, x+3 और बराबर 0। ठीक है, और चर का मान यानी कि x बराबर आपको 3 दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो इसको करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस x के मान को देखिए, अब आप ये देख पा रहे हैं कि इस बराबर के इस साइड वाला जो होता है ना पद, उसको हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। और ये जो होता है आपके पास में क्या होता है? RHS कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, x का मान यहाँ लगा देना है। तो x का मान आप लगाइए x+3। ठीक है, x का मान आप यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 ये आ गया और +3, तो आपके पास कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन आप ये देखें बराबर में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ हम देखें कि LHS और RHS दोनों कैसे हैं? बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इस मान को यहाँ रखने पर बराबर आना चाहिए। ये कितना आया? 6, लेकिन बराबर में क्या है? 0। बराबर आने चाहिए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 3 को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक इसका एक और तरीका है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। क्या कि x+3 बराबर क्या है? 0। यानी कि अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो देखिए ये x है ना, तो ये जो 3 है ना ये बराबर के इधर जाएगा। तो जब बराबर के ये इधर जाएगा तो हमारे पास में ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब ये क्यों हो गया? यहाँ थोड़ा सा नियम समझिए। देखिए बीच में ये बराबर, अगर यहाँ कोई नंबर प्लस का है ना तो बराबर के इधर जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ कोई नंबर माइनस का है और बराबर के इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, अगर कोई संख्या यहाँ मान ली नंबर गुणा में है तो बराबर के इधर किस में हो जाएगा? भाग में। और इधर कोई नंबर भाग में है तो बराबर के इधर किस में हो जाएगा? आपका गुणा में। तो ये नियम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आप या तो ऐसे करो या ऐसे करो। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही किया था कि ये x+3 था, तो ये 3 प्लस का था, ये इधर चला गया तो माइनस का हो गया। लेकिन x का मान यहाँ पे +3 दे रखा है, तो ये समीकरण इसको संतुष्ट नहीं करती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से आप किसी को भी करिए। देखिए फिर मैं ये दूसरा बताता हूँ आपको कि x+3 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे x का मान क्या दे रखा है? 0। तो इसको हल करने पर 0 आना चाहिए था, लेकिन हल करने पर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है x का मान। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अब ये तीसरा देखिए। तीसरा क्या है कि x+3 बराबर 0। अब मैं यहाँ से इसका मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा x बराबर, और ये प्लस इधर जाएगा तो ये -3। तो x का मान क्या आया? -3, और x का मान हमें -3 ही दे रखा है। यानी इसको हल करने पर जो x का जो मान आएगा ना, इसमें जो दे रखा वही आ जाए तो हाँ है, अगर ना आए तो ना है। तो x का मान क्या आया? -3, और -3 ही हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा हाँ। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो अब चौथा देखिए। चौथा क्या है कि x-7। ठीक है, तो आपके पास में ये चौथा प्रश्न है x-7 बराबर 1 और बराबर 1। अब मैं अगर यहाँ से निकालूँ x का मान तो x बराबर ये 1 तो है ही है, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8।
तो यहाँ x का मान 8 आ रहा है ना, और आपको भी यहाँ x का मान क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे सॉरी ये वाला है x माइनस 7 बराबर ये ना, देखिए इसको इधर लाए तो x का मान क्या आया था, 8 आया है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद ये 5वां देखिए कि x माइनस 7 बराबर 1। ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 1 तो ये है ये, और ये माइनस का जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब x का मान यहाँ भी हमें 8 ही दे रखा है ना, और हमारा भी उत्तर 8 आया है। इसका मतलब ये x का मान इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में ये देखिए 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में कि 5x बराबर 25। ठीक है। तो देखिए ये आपस में किस में है, गुणा में होते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो आपस में किस में होते हैं, गुणा में। अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँगा तो ये 25 है। ये नंबर इधर गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में, तो यानी कि बटे में आ जाएगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो x का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ x का मान 5 आया है, लेकिन आप यहाँ देखें कि x का मान क्या दे रखा है, 0। तो ये तो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5x बराबर 25। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। तो x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये मान, ये क्या गुणा में, तो इधर किस में आएगा, भाग में। तो x बराबर 5, इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25। अब 8 में आप देखिए कि x का मान यहाँ -5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का 5 आ रहा है। तो ये तो बराबर आना चाहिए था इसका। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं देखिए ये कौन सा था, 7वां क्वेश्चन था ना, देखिए हाँ 7वां ये वाला था। तो x का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, और यहाँ भी x का मान 5 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या कह रहा है कि 5x बराबर 25। तो आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो 5 से काटेंगे 5 बार, x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे x बराबर -5 दे रखा है, तो ये तो इसके बराबर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 9 देखिए कि m/3 और बराबर 2। तो देखिए ये नंबर यहाँ आप देख रहे हैं ना, बटे में, बटे का मतलब ये भाग में, और इधर ये संख्या भाग में, तो इधर किस में जाएगी, गुणा में। तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2, और ये गुणा में जाएगी तो 3। तो m बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 दूनी 6, यानी m का मान कितना आ गया, 6। और लेकिन m का मान यहाँ -6 दे रखा है, लेकिन ये प्लस का 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी m का मान निकालेंगे तो ये भाग में, इधर गुणा में जाएगा, तो 2 गुणा 3। तो m बराबर 3 दूनी 6। तो m बराबर आपके पास कितना आ गया, 6। लेकिन यहाँ m बराबर क्या दे रखा है, 0। तो ये तो बराबर नहीं आए हैं। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पास में ये कौन सा था, 10 था। अब इसके बाद 11 देखिए कि m/3 और बराबर 2। तो m अगर आप निकालेंगे तो ये भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ m का मान यहाँ भी 6 दे रखे ना, m का मान यहाँ भी 6 आया है और 6 दे ही रखा है हमें। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है। तो आपका दोस्तों ये पहले नंबर का प्रश्न एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको यहाँ पे हल करके बताता हूँ आपको कैसे इनको हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ए
क्या दे रखा है कि n+5 और बराबर 19 और n बराबर 1। अब ये कह रहा है कि जो n बराबर 1 है ये इसका हल है या नहीं है। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि आप n के मान को यहाँ लगाइए और n का मान यहाँ लगाने पर ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो लगा दीजिए। तो देखिए n का मान आपको क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप n बराबर 1 रखने पर आप n बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और +5 और बराबर में 19, ठीक है। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और बराबर 19। तो क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 नॉट इक्वल टू 19, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हमें कहता कि n बराबर 1 इस समीकरण का हल है। तो देखिए इधर वाला जो साइड होती है यानी बराबर के इधर वाली साइड क्या होती है, LHS होती है, LHS, ठीक है। और बराबर के इधर वाली साइड क्या होती है, RHS, तो RHS। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे अतः n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस तरीके से ही करने, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। तो अब इसका जो b है वो क्या दे रखा है कि 7n+5 बराबर 19 और n बराबर -2 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, n बराबर ये -2 रखना। तो यहाँ पे लिखिए n बराबर -2 रखने पर, तो लगा दिए। अब n का मान यहाँ लगाना। तो देखिए 7 और n का मान -2 है तो ये आ गया -2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आपको गुणा मानना है और ये माइनस में है तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। फिर क्या है +5 और बराबर 19, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और +5 बराबर 19, ठीक है। अभी बराबर चल रहे हैं ये। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, किसके, माइनस के, क्योंकि चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, बराबर 9। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर के इधर वाला पक्ष क्या होता है, LHS, और ये क्या होता है, RHS, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। बस इतनी सी बात है और कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर इसका C। तो C क्या दे रखा है कि 7n+5 बराबर 19 और ब्रैकेट में दे रखा है n बराबर 2, ठीक है। अब n बराबर 2 रखना है तो n बराबर 2 रखने पर n का मान 2, 7 और n का मान यहाँ पे 2 रखना है। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लेना है, गुणा, फिर +5 और बराबर 19, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और +5 बराबर 19। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 19 और बराबर 19। ये दोनों तो बराबर आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS, यानी इधर वाला पक्ष LHS होता है और ये RHS। तो LHS और RHS कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर 2 समीकरण का हल है, ठीक है। जब ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तभी हम बोलेंगे कि ये समीकरण का हल है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपके पास में इसका D नंबर का, ठीक है। तो D देखिए, D क्या दे रखा है, 4p -3 और बराबर 13 और p बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ में क्या करना है कि p बराबर 1 रखना है। तो लिखिए p बराबर 1 रखने पर, तो p का मान 1 रखिए, 4 और p का मान क्या है, 1, बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगाना है आपको, और -3 और बराबर 13। तो 4 एकम 4 और -3 बराबर 13, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बराबर 3।
क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया। इधर वाला पक्ष आपको पता है LHS होता है और इधर वाला RHS होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो आप लोग कमेंट में हम लोगों को बताएं, हम लोग उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि आपकी समझ में ये टॉपिक आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ई देखिए 13। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 4P - 3 बराबर 13 है, हमें यहाँ पे P बराबर -4 रखना है, तो P बराबर -4 रखने पर, तो ये 4 और यहाँ पे क्या लगाएंगे गुणा, P का मान -4, ठीक है ना, और फिर माइनस का 3 और बराबर 13। तो देखिए 4 चौक 16 और यहाँ पे माइनस, और फिर ये माइनस का 3 और बराबर 13। तो माइनस माइनस प्लस 16 और 3 19 हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा और ये 13। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः P बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे F, तो F आपको क्या दे रखा है? F हमें दे रखा है, देखिए 4P - 3। आप अपनी बुक को सामने रख के इनको हल आराम से कर सकते हैं वीडियो को देखते देखते भी। ठीक है, अब हमें P का मान क्या लगाना है? 0 लगाना है। तो यहाँ पे लिखिए कि P बराबर 0 रखने पर, तो 4 और बीच में गुणा लेंगे और 0 रखेंगे, -3 बराबर 13। तो किसी संख्या का गुणा 0 से करते हैं 0, फिर -3 और बराबर 13। अब 0 में से ये घटाना है, तो ये -3 और बराबर 13, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः P बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात थी बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। यहाँ पे हमें प्रयत्न का मतलब हमें कोशिश करनी है, और भूल विधि का मतलब हमें गलती भी करनी है। ठीक है ना, दोनों ही काम करने हैं, और इस विधि से हमें इस समीकरण को यहाँ पे हल करना है। देखिए किसी ने इसको डायरेक्ट करा रखा है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपके पास ये समीकरण है ना कि 5P + 2 बराबर 17। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक P का मान रखना है, और P का मान जब आप यहाँ लगाएंगे तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो समीकरण का हल है, अगर बराबर नहीं आ रहे तो समीकरण का हल नहीं है। तो हमें देखिए यहाँ क्या करना है कि P बराबर, मान लीजिए मैं 1 रख, अब P का मान आप स्टार्टिंग में कुछ भी रख सकते, 1 2 3, आपका जो मन करे वो रखिए। तो P बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, अब P का मान मैं 1 रखूँगा, देखिए 5 और गुणा लगाएंगे यहाँ पे 1 + 2 और बराबर 17। ठीक है, तो 5 एकम 5 और +2 बराबर 17, तो 5 और 2 तो 7 हो जाएंगे और बराबर 17। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि जो P का जो मान जो P का जो एक हमने मान रखा है वो इसका हल नहीं है।
ठीक है। तो ये हमने प्रयत्न किया और हमसे भूल भी हो रही यानी गलती भी हो रही है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि p बराबर 1 पर, या कह सकते हैं p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप आराम से समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो p बराबर मैंने 1 रखा तो ये इसका हल नहीं है। अगर बराबर आते तो p बराबर 1 इसका हल हो जाता। तो हमने प्रयत्न किया और गलती भी हो गई। फिर अब मैं क्या करूँ, देखिए 1-2 बार में आ जाए, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, कैसी भी आए हमें ये लेके आना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दोबारा से यहाँ पुनः रख रहा हूँ, तो समीकरण अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः। तो समीकरण क्या आपके पास में कि 5p + 2 = 17, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने p बराबर 1 रखा है, मैं यहाँ पे p बराबर 2 रख लेता हूँ। तो p बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे और p बराबर 2 और रखने पर। अब p बराबर आप 2 रख रहे हैं तो 5 यहाँ बीच में गुणा और p का मान 2 और +2 = 17, ठीक है। और 5 दूनी 10 और +2 = 17। तो 10 और 2 हो जाएंगे 12 और ये 17। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो हम लोग कह देंगे p बराबर 2, p बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब हम दोबारा से अगेन ट्राई करेंगे कि पुनः समीकरण क्या है, यही हमारे पास में कि 5p + 2 = 17। अब आप अगर ऐसा करें कि एक ही बार में सही आंसर ले आएँ तो वो भी सही नहीं माना जाए, क्योंकि हमें प्रयास करना है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ p बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए p बराबर 3 रखने पर। तो p बराबर मैं 3 लगाऊंगा, देखिए 5 और p का मान यहाँ पर 3 + 2 = 17, ठीक है। तो 5 तिया 15 + 2 = 17। तो 15 और 2 17 = 17। तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। दोनों बराबर आए हैं तो इसका मतलब p बराबर 3 इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p बराबर 3 समीकरण का हल है, बस। यानी कि जब तक हमें मान लगाना, जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि p बराबर 3 समीकरण का हल है। आसान है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन ये देखिए। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से मान लेते हैं। मान लो m बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, तो m बराबर 2 रखने पर तो m का मान 2 लगाइए, 3 गुणा और यहाँ m का मान 2 और -14 = 4। तो 3 दूनी 6 और -14 और बराबर कितना आ गया 4। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे 8 और बराबर 4। यानी कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। और 14 में 6 घटाएंगे तो 8 चिन्ह माइनस का। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि m बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। फिर अगेन पुनः ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पुनः तो समीकरण लिखिए आप पहले कि 3m - 14 = 4। अब मैं m का मान फिर चेंज कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे m का मान 5 रख लूँ, ठीक है। तो m बराबर 5 रखने पर तो m का मान 5 लगाइए, तो देखिए 3 गुणा m का मान 5 और -14 = 4। तो 5 तिया 15 और -14 = 4। अब 15 में 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 = 4। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो हम लोग कह देंगे कि m बराबर 5 समीकरण का हल नहीं है। तो अगेन दोबारा पुनः प्रयास करेंगे
तो समीकरण ये हमारे पास में ये वाली है ना कि 3m माइनस 14 बराबर 4। अब मैं मान लीजिए रखता हूँ कि m बराबर 6, तो m बराबर 6 रखने पर तो 3 गुणा m का मान कितना रखना है 6 और माइनस 14 बराबर 4, तो 6 18 और माइनस 14 बराबर 4, तो 18 में 14 गए तो 4 बराबर 4। दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि m बराबर 6 समीकरण का हल है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, यानी भूल करनी है और प्रयास यानी कि प्रयत्न भी यहाँ पे करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न नंबर 4। देखिए हमें प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, कथनों के समीकरण हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये कहेगा हम लोग करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है संख्याओं x और 4 का योग। तो पहले तो आप x लिखिए, और कह रहा है x और 4 का योग, और बीच में आप क्या लगाएंगे प्लस। तो x और 4 का योग का मतलब होता है प्लस करना। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 9, तो बराबर में हम लोग यहाँ पर 9 रखेंगे। ठीक है, तो इसका ये बन गया। दूसरा देखिए ये कह रहा है y में से 2 घटाने हैं। तो y अब घटाने के लिए माइनस कितने घटाने 2, और कितने मिल रहे हैं हमें 8, तो बराबर 8 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए a का 10 गुना। तो देखिए गुने का मतलब होता है गुणा करना। तो a आप ऐसे लिखिए a का 10 गुना, यानी a गुणा 10 बराबर कितना दे रहा है वो 70। ठीक है, गुने का मतलब गुणा होता है। तो a का 10 गुना और बराबर कितना करना है 70। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए जो गिनती वाला नंबर होता है ना वो तो आगे आता है, और जो ABCD वाला नंबर वो हम पीछे रख देते हैं ऐसे, और बराबर में 70। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए इसका चौथा, संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को 5 से भाग देने पर। अब आपको यहाँ भाग कैसे देना, देखिए ये b और बट्टे में रखना है 5 को। ठीक है, संख्या b को 5 से भाग करना है, तो इसको बट्टे में रखना है। बट्टे का मतलब भी भाग करना होता है, और कितना मिल रहा है 6, तो बराबर में 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन देखिए, t का 3/4, यानी कि t अब इसका 3/4 करना है। ठीक है, तो 3/4 मतलब 3/4, और बराबर कितना हो जाएगा ये 15। अब इसको मैं हल करके लिखूं तो 3 का गुणा t से करा लीजिए, तो ये 3t/4 बराबर 15, ऐसे भी लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद में ये कौन सा है, छठवां। ठीक है, छठवां क्या कह रहा है, m का 7 गुना। तो मैंने बताया था गुने का मतलब गुणा होता है। m का 7 गुना और 7 का योगफल, यानी m का 7 गुना और योगफल कितना करना है 7, और बराबर हमें कितना मिल रहा है ये 77 मिल रहा है। ठीक है, बराबर 77। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए गुणा करेंगे तो ये 7m हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 77, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते चलिए आप लोग प्रश्न इसी में 7वां। तो 7वां क्या कह रहा है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। यानी कि एक संख्या x है और इसका चौथाई करना है। तो देखिए एक संख्या मैंने x ले ली, अब इसका चौथाई मतलब बट्टे में 4 लगाएंगे। एक संख्या x की चौथाई तो x/4, ऋण 4, ऋण का मतलब माइनस, और मिल क्या रहा हमें बराबर में 4, तो बराबर 4। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद में क्या देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए 7वां। ठीक है, आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 में देखिए ये 8वां है। तो कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से
तो y का 6 गुना मतलब y गुणा 6 लिखिए पहले, y का 6 गुना y गुणा 6, y के 6 गुने में से 6 घटाने -6, तो हमें मिल कितने रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 60। इसको सॉल्व करूँगा तो y का 6 गुना मतलब 6y, ठीक है, और माइनस का 6 और बराबर 60, तो ये इसका बनेगा समीकरण यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए, अब ये कौन सा है देखिए, 9 क्या कह रहा है, यदि आप z के 1/3 में, तो ये z हो गया, इसका 1/3 का मतलब आपको बट्टे में 3 लगा देना, ठीक है, z का 1/3 मतलब बट्टे में 3, 1/3 में 3 जोड़ दें, अब आप इसमें 3 जोड़ दिए तो आपको बराबर में कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 को हल करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें हमें ऐसे मतलब हमें क्या दे रखा था, हिंदी में कथन दे रखे थे, उनको हमने समीकरण बनाया था। अब हमें ये कथन के रूप में लिखने हैं, तो देखिए कैसे लिखने हैं। 5 में का पहला, p + 4 = 15 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p और 4 का योग 15 है। इस तरीके से हमें कथन इनके बनाने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए m - 7, तो हम क्या कह सकते हैं कि m में से 7 घटाने पर, m में से 7 घटाने पर कितना मिल रहा है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तीसरा देखिए 2m = 7, ठीक है, तो 2m यहाँ पे क्या है, गुना करेंगे अब, क्योंकि ये m जो है 2 गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है, वैसे नोट नहीं करना चाहिए था, चलो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे कि m 2 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या m का 2 गुना कितना है, 7 है, 2 गुना 7 है। देखिए ये मेरे पे क्वेश्चन यहाँ से लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चौथा देखिए कि m/5 = 3, ठीक है, तो देखिए m/5 = 3 का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, m गुना है 1/5 का, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा संख्या m का 1/5, संख्या m का 1/5 गुना 3 है या 3 होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए 5वां, 3/5m, ठीक है, 3/5m = 6, तो इसको क्या लिखेंगे, संख्या m का 3/5 6 होता है, ये लिख दो यहाँ पे आप, या लिख देंगे संख्या m का 3/5 6 है। इसके बाद देखिए कि 3p + 4 = देखिए ये दोबारा गलती होगी मेरे से, यानी कि दोबारा लिख दिया मैंने इसको, अब कोई दिक्कत नहीं, इसका हिंदी कथन यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 3p, तो यानी कि p कितना है, गुना हो रहा है, और इन दोनों का जोड़ बराबर 25 दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा संख्या क्या है, p, संख्या p के 3 गुने, संख्या p के 3 गुने का, संख्या p के 3 गुने का 4 से योग, 4 से
योग 25 है। तो संख्या देखिए क्या है, ये पी है ना, तो पी का 3 गुना, तो पी के 3 गुने का योग, बीच में प्लस है ना, तो योग कितने 4 से, और कितना मिल रहा है 25, तो योग 25 है। ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए, तो ये क्या दे रखा है, देखिए 4p-2 बराबर 18। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, संख्या, अब ये 4 गुना है यहाँ पे, संख्या p के 4 गुने, ठीक है, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर, 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट एक दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है कि p/2 और +2 बराबर 8। इसको क्या लिखना है हमें, देखिए ये 8वां है कि संख्या, अब p/2 का मतलब आधा हो जाता है, तो संख्या p के आधे में से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है, देखिए नहीं ये जोड़ने पर है, यहाँ पे क्या p+2 है ना, तो देखिए ये p+2 है, तो यहाँ पे जोड़ आएगा, संख्या p के आधे में से 2 जोड़ने पर, देखिए यहाँ पे संख्या p के आधे में लिखना, ठीक है, आधे में, और ये आपको पूरा थोड़ा सा चेंज करना है, में 2 जोड़ने पर कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है, जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये इनके सभी के आंसर हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखें कि प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। तो ये सब जो लिखा है इससे हमें समीकरण बनाना है। ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ समीकरण कैसे बनाऊंगा। ठीक है। तो देखिए छठवें का मैं पहले वाले का आंसर लिखूँगा। ये कहता है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनकी 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। अब इरफान के पास कितने हैं, 37 कंचे हैं। अब देखिए हमें दे रखा है कि हमें यही मानना है कि परमीत के पास कंचों की संख्या को m मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए माना परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से, यानी कि इसका 5 गुना। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने m हैं, उनके 5 गुने, यानी m का 5 गुना, तो m गुणा 5। ठीक है। 5 गुने से 7 अधिक हैं, तो अधिक के लिए प्लस, और टोटल कितने हैं हमारे पास में 37 हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 5m + 7 बराबर 37। तो ये बन गया समीकरण, बिल्कुल आसान। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लेकिन ये कह रहा है लक्ष्मी की आयु आपको y माननी, तो जो कह रहा है वही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखिए माना लक्ष्मी की आयु बराबर हमें लेनी है y वर्ष। क्या लेनी है, y वर्ष। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसका मतलब होता है कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार मैं समीकरण बना रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी, 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु की
3 गुने से, अब इसके जो पिता की जो आयु है ना, जो पिता की आयु है, अब इस देखिए इसके पिता की आयु अगर देखें तो उनकी आयु का मतलब पिता की आयु, लड़की की आयु का 3 गुना, तो लड़की की आयु क्या है वाई, तो ये वाई है और वाई का मैं 3 गुना करूँगा तो वाई गुणा 3 हो जाएगा। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक तो +4, ठीक है, ये तो इसके अनुसार। लेकिन देख नहीं रखिए 49 है, तो बराबर में हमें क्या रखना है 49। तो देखिए y का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3y और +4 बराबर 49, ये इसका समीकरण बन जाएगा। इसके बाद आगे देखिए क्या है प्रश्न नंबर इसमें तीसरा क्या कह रहा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्ति किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना और धन 7 का मतलब +7 प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तीसरा आप यहाँ देखिए, ये तीसरा, तो देखिए माना न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक बराबर L मान लीजिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अध्यापक बताती है कि उनकी कक्षा में से एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के कितने 2 गुना है, तो समीकरण बना दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है। तो न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक क्या है L, तो L का 2 गुना यानी L गुणा 2 गुना धन 7 का मतलब +7 और बराबर कितना दे रखा है 87, तो इसके बराबर 87 रख देंगे। तो 2 का गुणा L से करेंगे तो 2L + 7 बराबर 87, ये इसका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा समीकरण बनाइए। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, ठीक है। ये मान लो A है और ये B है और ये C है, तो इसकी ये दोनों भुजाएं मान लीजिए बराबर दे रखी। तो ये कह रहा है मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, यदि रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। तो देखिए जो शीर्ष कोण है ये ऊपर वाला होगा, ठीक है ना। देखिए वो क्या रहा है कि माना कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो आधार तो ये है ना, तो यहाँ पे भी 20 डिग्री दे रखा है और यहाँ भी 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इतना मान लिया। फिर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। अब ये B है यानी इसका 2 गुना है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला हमारे पास में 2B दे रखा है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखिए माना, तो माना का मतलब उसने दे रखा है, माना प्रत्येक आधार कोण बराबर में क्या मान ले रहा हूँ 20 डिग्री मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है 20 डिग्री है। अब प्रश्न के अनुसार बना दीजिए प्रश्नानुसार। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, क्या होता है 180। तो इन सभी को आप जोड़िए, तो देखिए यहाँ पे B प्लस फिर ये B और प्लस ऊपर वाला कोण 2B और बराबर कितना होता है 180। इनको जब हल कर देंगे ये 2B और ये 1B और 1B, तो 2B और 1 3B और 1 4B, तो ये हो जाएगा 4B बराबर 180, तो ये इसका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्नावली थी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 7th, ठीक है, देखिए क्लास 6, 7th, 8th और 9th और 10th इन क्लासों के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और पूरे हम लोग गणित का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। और साइंस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।